सेवा में वैसे तो मैं 1989 पुलिस सेवा में आया। तो बिहार का सबसे कठिन जिला, चुनौती भरा जिला सिवान उस समय था, और उस समय मेरी पोस्टिंग सिवान जिले में की गई। गौतम सिंह नाम के एक अपराधी थे। गौतम सिंह, उनके बारे में ऐसा बताया जाता था कि गौतम सिंह इतना क्रूर अपराधी था कि उसके द्वारा तत्कालीन थाना अध्यक्ष चिरंजीवी झा, जो मुफस्सिल थाना पदस्थापित, उनकी हत्या गाड़ी से रौद करके मर्डर कर दिया गया। एक साथ रह रहे थे और उसमें से अचानक मेरी पोस्टिंग की गई। तो दोस्तों को छोड़ करके जाना और ये चुनौती भरा जॉब को लेकर के वैसे अपराध से ग्रसित जगह पर, और मैं महसूस करने लगा इससे बेहतर होता कि मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं होती। मुझे अपना अनुभव का अभाव दिया। दियारा क्षेत्र में अपराध कर्मियों में मैंने जो अपनी खौफ बना दी, जो खौफ अपराध कर्मियों का जनता में हुआ करता था, वो मैंने अपराध कर्मियों में अपना खौफ बना दिया कि उनके क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो मारे जाओगे। पुलिस महानिदेशक महोदय थे RS भट्टी साहब, उस समय वो गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, और उनका भय अपराध कर्मियों में इतना ज्यादा था कि सारे अपराध कर्मी गोपालगंज जिला को छोड़ करके इधर उधर भाग गए थे। क्या कहानी थी पटना ब्लास्ट? मोदी जी की रैली हुई, पटना में ब्लास्ट हुए। इसके पूर्व में बोधगया में ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले बोधगया में हो चुका था। अपने हेड्स लोग से झगड़ा क्यों होता था? आपने तो दोनों सरकार के लिए काम किया, नीतीश सरकार, लालू सरकार, दोनों के लिए काम किया। क्या डिफरेंस है सर दोनों सरकार? कोविड में सर कुछ समाज सेवा? कोविड में समाज सेवा की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। मैंने अपने माँ को खो दिया कोविड में, लेकिन मैंने जनता के हित को कभी नहीं नजरअंदाज किया करके इस कार्यक्रम को चलाना शुरू किया, जिसमें गरीबों को अनाज का वितरण कराया जाता था। लगातार 22 दिन या 28 दिन तक वो कार्यक्रम चला। मैं उसकी मॉनिटरिंग किया, और जो हटाने के बाद से उसमें जिंदा एक इंसान, जो जिंदा आदमी था, हटाने के बाद से उस आदमी को देख करके एकदम माँ की ठंडी, और उसमें केवल पुआर पर नंग धड़ंग हालत में पड़ा लोग थे, उनको बुलाया और मैं बुला करके उन लोगों से विचार विमर्श किया कि मैं एक गरीबों के लिए जो अपने शरीर को ठंड से नहीं बचा पा रहे हैं, उनके लिए मैं रजाई की व्यवस्था करना चाहता हूँ। कार्यकाल का सबसे चर्चित घटना मछली कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, लजविंदर सिंह भट्टी या गुप्तेश्वर पांडे? राजविंदर जी भट्टी साहब से मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ कि जिसे मैं नथोना थाने में मेरी पदस्थापन हुई थी, वो पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के थे। लजविंदर सिंह भट्टी साहब जी, भट्टी जी तो अपराध नियंत्रण में उनकी कितनी कार्य क्षमता है, इसका बखान नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक आपका कहना गुप्तेश्वर पांडे जी का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे जानकारी के अनुसार उनके द्वारा जहाँ जहाँ रहे हैं अपराध के क्षेत्र में, अपराध नियंत्रण में, तो उम्दे किस्म का काम किया है। लेकिन कुछ ऐसी भी मुझे जानकारी है कि बहुत से विवाद पुलिस में रहकर, DSP रहकर राजनीति में आने का कैसे आपने सोचा? सवाल उम्दे किस्म का है। बिहार चरित्र के पहले अध्याय में आज हमारे गेस्ट हैं बिहार पुलिस BPS के DSP और निकट भविष्य में हम पार्टी में ज्वाइन करने वाले प्रभात भूषण श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बताया जाए सर अपने बारे में कुछ, कैसे कैसे आप ज्वाइन किए पुलिस सेवा में? पुलिस सेवा में वैसे तो मैं 1989 में पुलिस सेवा में आया, और 89 में मेरी जो चयन हुई, चयन के बाद मुझे प्रशिक्षण के लिए हजारीबाग भेजा गया, और हजारीबाग में लगभग 14 माह करीब में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वहाँ मेरी पोस्टिंग सिवान जिले में सर्वप्रथम हुई। उस समय प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई, और मेरा जो प्रोबेशन पीरियड था वो चल नहीं रहा था, लेकिन मेरी योग्यता को देखते हुए वहाँ के तत्कालीन SP डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के द्वारा मेरे काम से बहुत प्रभावित थे, और इसके चलते प्रशिक्षण अवधि में ही बिहार का सबसे कठिन जिला, चुनौती भरा जिला सिवान उस समय था, और उस समय मेरी पोस्टिंग सिवान जिले में की गई, और
पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेरी योग्यता से प्रभावित होकर के मेरे प्रोबेशन पीरियड को देखते हुए भी मेरी पोस्टिंग सर्वप्रथम वहाँ सबसे जो वहाँ का खतरनाक थाना था, सेंसिटिव थाना था, जो हत्या, डकैती, लूट या अन्य विभिन्न तरह की घटनाओं से काफ़ी ग्रसित था, वहाँ पर की गई। वहाँ पर ऐसे सबको पता है कि 1990, 91, 92 के क्रम में सिवान जिला काफ़ी दहक रहा था और वहाँ शहाबुद्दीन जैसे अपराधकर्मी जो का उनका कार्यक्षेत्र था और बहुत ही विषम परिस्थिति थी। साथ ही साथ उस समय रेनुआ एक गांव है सिवान में, हुसैनगंज थाना के अंतर्गत, वहाँ के गौतम सिंह नाम के एक अपराधी थे। गौतम सिंह। गौतम सिंह, अच्छा। उनके बारे में ऐसा बताया जाता था कि गौतम सिंह इतना क्रूर अपराधी था कि उसके द्वारा तत्कालीन थाना अध्यक्ष चिरंजीवी झा, जो मुफस्सिल थाना पदस्थापित थे, उनकी हत्या गाड़ी से रौंद करके कर दी गई थी। मर्डर हो गया था उनका। मर्डर कर दिया गया था। और वैसे वैसे अपराधकर्मी के जो अपराध से संबंधित जो घटनाएं थी, अपराध से संबंधित जो कार्यक्षेत्र था, उन विभिन्न जिलाओं से उनका कुर्की जब्ती का जो है, फिरारी की रहने के कारण कुर्की जब्ती का जो आदेश था कोर्ट का, वो थाने में पड़ा हुआ था। और वैसे ऐसा लग रहा था कि कोई जो थानेदार थे वो कुर्की जब्ती एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते थे। तो डॉक्टर अशोक कुमार मारवा जी के द्वारा जब मेरी पोस्टिंग की गई तो प्रोबेशन पीरियड था, मैं तो हक्का बक्का रह गया और मुझे अपना कॉलेज छोड़ने के बाद पीटीसी जाना, पीटीसी के बाद अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय सीमान के मुख्यालय में हम लोग रह रहे थे, एक ही कमरे में 5 प्रोबेशनर थे, एक साथ रह रहे थे और उसमें से अचानक मेरी पोस्टिंग की गई। तो दोस्तों को छोड़ कर के जाना और ये चुनौती भरा जॉब को लेकर के, वैसे अपराध से ग्रसित जगह पर थाना पर जाने की बारी आई, तो मुझे उतना पर्याप्त अनुभव भी नहीं था, तो बहुत विचित्र टाइप का लगा और मैं महसूस करने लगा इससे बेहतर होता कि मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं होती, मुझे अपना अनुभव का अभाव है। तो मैं जाकर के वहाँ के एसपी साहब से मिला, डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी से, और मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझे डांटते हुए बोला कि मैंने तुम्हारी पोस्टिंग कर दिया है, कल तुम्हें योगदान देना है। अच्छा। जब उनके द्वारा जो इस बात को बोला गया तो मैं अपने आप में भीतर से बहुत ही गर्व महसूस किया और गर्व महसूस करने के बाद से मैंने सोचा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा और मैं उन्हें सैल्यूट करते हुए वहां से निकला। और निकलने का सीधे मैं अपने दोस्तों को बोल दिया कि बाय यार, मैं चलता हूँ और ऊपर वाले को जो करना होगा सो देखेंगे। सभी आदमी सशंकित थे, फिर भी मैं अब वहाँ से सुबह सुबह ही निकल गया और जाके हुसैनगंज थाने में अपना योगदान दे दिया। और योगदान देने के बाद से अपना जो कार्यक्रम था मैंने प्रारंभ किया और उस समय उनके द्वारा दिए गए टास्क कि वहाँ के जो फिरारी अपराधकर्मी है उनकी कुर्की जब्ती आपको करनी है। मैंने उसको डेट निर्धारित किया, डेट निर्धारित करके पुलिस अधीक्षक को मदद मांगी और उनके द्वारा सारे मदद दिए गए और यहाँ तक कि डीएसपी को भी मेरे साथ लगा दिया गया इनको कोऑपरेट करने के लिए। वैसे हालात में मैं वहाँ गया, जानने के बाद से पता चला कि अनेकों बार इस आदमी की इस अभियुक्त की कुर्की जब्ती हुई थी, लेकिन घर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि लगा ही नहीं कि कभी इस घर की कुर्की जब्ती हुई थी। उसके का घर का मेन दरवाजा जो था वो राज दरबार की तरह से बहुत ही सजा और सुसज्जित दरवाजा था, किसका केस था सर? गौतम सिंह गौतम का? सिंह का। अच्छा। तो उसे लोगों ने, जब मैंने कहा कि इस दरवाजा को निकालो, तो लोगों ने बताया कि तो आज तक हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि गौतम सिंह के द्वारा जो हत्या की घटना की गई थी थाना प्रभारी चिरंजीव झा का, उस घटना में भी इस दरवाजा को नहीं निकाला गया था। तो मैंने कहा कि नहीं, इस दरवाजा को निकालना होगा और मैंने जो मेरे पदाधिकारी थे, चौकीदार थे, कर्मचारी थे, सबको मैंने दबाव दिया कि इसको तुम निकालो। तो किसी के ऐसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस दरवाजा को निकाला जाए। तो मैंने सबसे पहले अपने हाथों में हथौड़ी लिया, हथौड़ी से लेकर के मैंने तोड़ना शुरू किया गौतम सिंह का गौतम सिंह के दरवाजा गेट। को। और तोड़ने के बाद से वो दरवाजा को तोड़ा गया और कुर्की जब्ती एग्जीक्यूट हुआ। तो विभिन्न तरह की उस समय चर्चाएं होने लगी कि आपकी फोटोग्राफी ले ली गई है, आपकी वीडियोग्राफी कर ली गई है, आदि आदि की चर्चा हुई कि ये आपने अच्छा काम नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, मेरा ये कर्तव्य था और माननीय न्यायालय का जो आदेश था इसको एग्जीक्यूट करना है। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे पुलिस अधीक्षक का जो मेरे प्रति आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास को भी बनाए रखना था।
इसके आधार पर मैंने वहाँ की कुर्की जब्ती किया और विभिन्न तरह के ऐसे घटनाएं हुई। कुछ घटनाओं में मैंने अपने सूझबूझ का परिचय दिया और बिल्कुल नया पदाधिकारी होने के बावजूद भी उस समय वैसे जैसे होता है कि पुराने जो पदाधिकारी जो थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, उन लोगों को बहुत मुझसे चिढ़ हुआ करते थे कि ये 4 दिन का आदमी जिसकी अभी विभाग में ज्वाइन करने के सीआई भी नहीं चुके हैं, उस आदमी को हम लोग का पदाधिकारी इंचार्ज बना करके भेज दिया गया। तो उन लोगों ने बहुत सा इधर-उधर की बातें करना शुरू किया और प्राप्त कोऑपरेट नहीं करते थे। एक डकैती की घटना हुई थी, तो मुझे जो अनुभव था उस अनुभव के आधार पर मैं अपना काम कर रहा था। अचानक रात्रि में हमारे एसपी साहब आए, आने के बाद से पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मुझे जो अपनी बात बतानी थी बताया। तो उसके बाद से उनके द्वारा पदाधिकारी को बुला करके बहुत डांट फटकार मेरे सामने ही किया गया और उन्हें उनके द्वारा बताया गया कि आदमी ये नया है, तो तुम लोग को जो डकैती के बाद घटित होने वाली जो क्रिया है, काम है, जो एक्शन लिया जाना है, उसके बारे में तुम लोग क्यों नहीं बताया? तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई महसूस हुई कि मैंने इस काम को किया नहीं था और ये काम ऐसा लगता है कि ये मैं किया जाना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया। तो वो भी मेरे दृढ़ निश्चय को काफ़ी मजबूत बना दिया और मैं काम के प्रति इतनी मेरे मन में लगन पैदा हो गई और एक जिज्ञासा पैदा हुई, कौन सा ऐसा काम है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और उस दृढ़ निश्चयता के साथ से मैं काम करना शुरू किया और उस समय जो एसपी साहब थे, उनके दिशा निर्देश से, उनके प्रोत्साहन से जो मेरे भीतर एक हिम्मत जगी, हौसला जगी और काम करने की जो मेरी क्षमता में वृद्धि हुई, वो उस समय से स्टार्ट हुई, जो मेरे सेवा काल में, संपूर्ण सेवा काल में मेरा साथ दिया। और हमेशा मैं उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को, उनके द्वारा दिए गए कमेंट को अपने दिमाग में रखता गया और उसके आधार पर काम करता गया, जिसके आधार पर मुझे काफ़ी सफलता मिली। तो सर अभी तक के जितने पीरियड आपका काम रहा है उसमें सबसे टफेस्ट जिला काम करने को, जिसमें आपको जाकर सोचना पड़े, जैसे एक तो आपने बताया सिवान, जहाँ पर साहबुद्दीन का खौफ था, उससे पहले गौतम सिंह का खौफ था, उसके अलावा कोई ऐसा जिला जो आपको ऐसा चैलेंजिंग लगा हो? उसके बाद जब सिवान जिला में ही बहुत से ऐसे थाना थे जो चैलेंज वाले थे, जो अपराध से ग्रसित हुआ करते थे। बहुत ही कम समय में हुसैनगंज में रहा। हुसैनगंज में मेरी कार्य क्षमता से प्रभावित होकर के हमारे बगल में एक आंदर थाना था सिवान का, जो डकैती और हत्या से काफ़ी प्रभावित था। रात्रि में एक डकैती की घटना घटित हुई थी, वहाँ पर भी एसपी साहब पहुँचे और पहुँचने के बाद से तुरंत वहाँ के थानेदार को हटा करके उस जगह मेरी पोस्टिंग कर दी है। अधीक्षक श्री गणेश प्रसाद यादव जी आए और कुछ कारण से मेरा स्थानांतरण जो है वहाँ से कर दिए और मुझे पुलिस लाइन सस्पेंड करने के बाद से पुलिस लाइन मेरा पोस्टिंग कर दिए। जब मैं पुलिस लाइन गया तो पुलिस लाइन जाने के बाद से तब तक कुछ दिनों के बाद उनकी हस्तांतरण हो गई और मेरे हटने के बाद तुरंत वहाँ अपराध की घटना में फिर डकैती काफ़ी संख्या में वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के रिजल्ट हुआ कि यहाँ मुख्यालय से भी इस बात की कमेंट होने लगा कि पहले डकैती कंट्रोल हुआ था, फिर डकैती क्यों बढ़ा। तो जानकारी मिली कि इनका हस्तांतरण वहाँ से कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक के हस्तांतरण के बाद नए जो पुलिस अधीक्षक आए, उनके द्वारा मेरी पुनः पोस्टिंग दुरौंदा थाने में कर दी गई। मैं दुरौंदा थाने में जाकर के फिर अपना जो दुरौंदा 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 थाने में वहाँ से अपराध को नियंत्रित करने में सफल हुआ। तब तक कुछ जो राजनीतिक नेता लोग थे, उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की गई जो विधानसभा असेंबली क्वेश्चन भी हुआ और फिर मेरा वहाँ से हस्तांतरण हो गया। वहाँ पे पुलिस लाइन कर दिया गया। मैं पुलिस लाइन गया, जब पुलिस लाइन जाने के बाद तुरंत वहाँ पता चला कि एक गुड़िया कुटी थाना है, जहाँ थानेदारों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य जो था, बहुत ही संघर्षमय था। थानेदार लोग वहाँ बेचैन हुआ करते थे और जाने के बाद से काफ़ी परेशानी महसूस होती थी। उसके बाद में डकैती या वहाँ भी हत्या की घटना हुई थी, बहुत ही गंभीर घटना हुई थी। जिस घटना के बाद से मैं कुछ ही दिन 2-4 दिन के बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ से हटा करके फिर गुड़िया कुटी थाने में कर दिया गया। गुड़िया कुटी बहुत ही अपराध से वो भी ग्रसित थाना था। उस समय डकैती की घटनाएँ वहाँ भी काफ़ी जोर-शोर से चल रही थी। मैंने अपना जो कार्य क्षमता है
उसको मैं भी काफ़ी परिवर्तन किया और मेरे जो सूत्र थे जो उनको लगाने के बाद से डकैती घटना में काफ़ी कमी हुई और वहाँ लूट की जो घटनाएं हुआ करती थी उसमें भी काफ़ी कमी हुई। अपराध कर्मियों का काफ़ी बोलबाला था। मैं उसमें से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करना शुरू किया और गिरफ्तारी करने के बाद से एक अपराध मोड़ है सिवान जिला में, जो गुड़ियाकुटी थाने की ओर जो रास्ता भी जाती है, तो वहाँ से अपराध कर्मियों के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ होने के बाद मैंने 2 अपराध कर्मियों को ही मार गिराया। तो बाद में पता चला कि जो अपराध कर्मी घटना किया करते थे वो बहुत ही दुर्दांत थे और उनका काफ़ी बोलबाला था। उनके एनकाउंटर में मारे जाने के बाद वहाँ के अपराध पर काफ़ी बेहतर प्रभाव पड़ा। वहाँ की जनता के में भी पुलिस के प्रति काफ़ी विश्वास और भरोसा बढ़ गया। उसी क्रम में कुछ दिन के बाद एक घटना हुई, एक अपराध कर्मी के मरने की सूचना मिली, जिसके बाद भी उस अपराध कर्मी की चूंकि गिरफ्तारी मेरे द्वारा की गई थी, तो उसमें भी मुझे निलंबित किया गया और निलंबित होने के बाद जैसे पब्लिक को इस बात की जानकारी मिली, तो उस समय जो माहौल बना बहुत ही उत्तेजक बना। जैसे पब्लिक को जानकारी में इन्हें निलंबित कर दिया गया, पूरी जनता जो कम से 5-7 हज़ार से ज़्यादा की भीड़ जो है थाने पर जुट गई और थाने पर जुड़े काफ़ी उपद्रव उन लोगों के द्वारा किया गया। प्रशासन को काफ़ी परेशानी महसूस की गई, लेकिन बाद में हमारे जो डीएम और एसपी थे उनको पता चला कि ये सारा आंदोलन इनके खिलाफ न होकर के इनके पक्ष में है और हम लोग के द्वारा जो ये काम किया गया है जो उचित नहीं रहा। लेकिन चूंकि उन लोगों द्वारा निलंबित कर दिया गया था, मामला पुलिस मुख्यालय का हो गया था, इसलिए वो लोग ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उन लोगों ने जनता को काफ़ी विश्वास दिलाया और लगभग 3-4 दिन तक पूरा सिवान जिला जो है इस हाई अलर्ट लॉ पे एंड था। ऑर्डर से काफ़ी त्रस्त रहा। फिर जो परिस्थितियाँ थी, जो पुलिस की डीएम और एसपी के हाथ की बात तो थी नहीं, हम मतलब मामला मुख्यालय का हो गया था, तो फिर रिपोर्ट प्रतिवेदन का सिलसिला चलते रहा। मुझे विभागीय कार्रवाई किया गया और विभागीय कार्रवाई में मुझे दोषी नहीं पाया गया और तब जाकर के मुझे वहाँ पे निलंबन मुक्त किया गया और निलंबन मुक्त करने के बाद उस जिला का सबसे नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित थाना जो था सिसवन थाना था, उस थाना पे मेरी पोस्टिंग कर दी गई। सिसवन था ना। सिसवन थाना में हम्म। सिसवन थाना भी डकैती से वही काफ़ी करा रहा था, तो मेरी कार्रवाई से वहाँ के कुछ जो तथाकथित नेता थे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उनके द्वारा मेरे स्थानांतरण के लिए काफ़ी प्रयास दबाव बनाया गया, लेकिन जो मेरी छवि थी वो छवि उन लोगों के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था। वो लोग अपने पब्लिक में मेरे विरुद्ध जो कोई माहौल नहीं बना पाते थे। आम सारी जनता जो थी वो मेरे पक्ष में रहा करती थी। इसके चलते नेताओं के द्वारा जो भी कार्यक्रम बनाया जाता था वो सफल नहीं हो पाता था, उनका असर दूसरे बहुत पुलिस कर्मियों को असरहीन हो झेलना जाता पड़ा। था। वो समझते थे कि दूसरे पुलिसकर्मी वाली बात थी, लोगों मेरे साथ लागू नहीं थी। लास्ट लास्ट में वहाँ के तत्कालीन माननीय विधायक जो विक्रम कुंवर जी हुआ करते थे, वो जनता को आश्वस्त किए कि नहीं, हम इनका हस्तांतरण यहाँ से करवा देंगे और इनके पटके उनके द्वारा कुछ जो शिकवा शिकायत करनी थी किया गया। अपराध कर्मियों को भी ऐसा लगा कि इनको कोई मदद करने वाला नहीं है, तो लेकिन अपराध कर्मी जो भी घटना करने के लिए चाहे, लेकिन मैं किसी को सफल नहीं होने दिया। कोई भी अपराध। नहीं, जो दियारा क्षेत्र था, मैंने कई बार दियारा क्षेत्र में भी गया और दियारा क्षेत्र में अपराध कर्मियों में मैंने जो अपनी खौफ बना दी, जो खौफ अपराध कर्मियों का जनता में हुआ करता था, वो खौफ मैंने अपराध कर्मियों में अपना खौफ बना दिया कि उनके क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो मारे जाओगे। और जहां भी उन लोगों के द्वारा सुनसान जगह पर, निर्जन स्थल पर उनके जो प्रोग्राम बनाया जाता था डकैती की, मुझे कुछ न कहीं से जानकारी मिल जाती थी। अब मैं वहां पहुंच जाता था और वहां भी गोलीबारी की घटना घट जाती थी। वहां भी कई बार मुझे मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। तो यही कारण है क्या सर कि जब भी आपका ट्रांसफर होता था, आपके जगह कोई भी नए पुलिसमैन आते थे, उनको गोली मार दिया जाता था? नहीं, तो उसमें ऐसा हुआ था कि वहाँ सिवान से जब मेरी हस्तांतरण कर दिया गया, तो हाँ। मुझे जब जानकारी मिली हस्तांतरण का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं माननीय हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट में मैंने जो अपने तथ्य दिया हम्म। कि इन लोगों के द्वारा किस प्रकार मेरा हस्तांतरण किया गया है, हाईकोर्ट के द्वारा मेरा हस्तांतरण को रद्द कर दिया गया।
और मैं पुनः सिसवन थाना प्रभारी के रूप में काम करने लगा। और स्थानांतरण के नियम के अनुसार जब मेरी वहाँ स्थानांतरण हुई, तो जो वहाँ पदाधिकारी थे उनकी आदत मेरे साथ रह करके मेरे अनुरूप काम करने के लिए हो गया था, अपराध कर्मियों के विरुद्ध में काम करने का हो गया था। उस तरह का काम उस समय तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह थे। वो मेरे मैंने जो बनाए हुए गाइडलाइन थे उन पर काम करने की शुरुआत किया, तो कुछ दिन के बाद ही अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। क्योंकि अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस पदाधिकारी होने के नाते काम करना था, और मेरे जो कठोर जो अपराध कर्मियों के प्रति कार्रवाई थी, तो उसके हिम्मत हौसला के साथ साथ अपना भी विवेक काम किया जाना चाहिए था। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके चलते जो सब इंस्पेक्टर थे रविंद्र कुमार सिंह मारे गए, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। उस समय मेरी पोस्टिंग कर दी गई थी नौतन थाने में। नौतन थाना थाना एक ऐसा क्षेत्र था उस समय कि हमारे जो पूर्व के जो पुलिस महानिदेशक महोदय थी RS भट्टी साहब, उस समय वो गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। और उनका भय अपराध कर्मियों में इतना ज्यादा था कि सारे अपराध कर्मी गोपालगंज जिला को छोड़ करके इधर उधर भाग गए थे। और कुछ अपराध कर्मी बगल के जो जिला थे सिवान था, उस सिवान में भी आकर के शरण ले लिए थे। तो हमारे जब एसपी साहब को पता चली तो मेरी पोस्टिंग वो अंदर थाना ये सिसवन थाने में कर दी। 1998 की ये बात है। जब वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे जानकारी मिली कि यह क्षेत्र रामाशंकर यादव और सुरेश यादव, दो अपराध कर्मी के गैंगवार के का शिकार था। और ये गैंगवार इस तरह की होती थी कि एक अपराध कर्मी एक जगह पर ला करके अगर 2 आदमी को मारा करता था, तो दूसरा अपराध कर्मी उसके समर्थक को 4 आदमी को ला करके उसी जगह पर मारा करता था। रामाशंकर यादव, रामाशंकर यादव और सुरेश यादव, सुरेश सुरेश यादव, चौधरी सुरेश चौधरी। चौधरी के। तो ये बड़ा भयंकर स्थिति थी। इस स्थिति को नियंत्रित करना, मैं जब नौतन में गया तो नौतन में तो वहाँ के जो पदाधिकारी थे वो काफी डरे सहमे और भयभीत रहा करते थे। तो मैंने उन्हें हौसला दिलाया और मैंने कहा कि नहीं, जो पुलिस का प्रशासन का जो तंत्र है और जो कार्रवाई है वो होना ही होना है। हम लोग चलेंगे, गश्ती करेंगे, जैसे काम करना होगा वैसा करेंगे। तो मैं कई बार मुझे इससे की सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि रमाशंकर यादव या सुरेश चौधरी का गिरोह इस क्षेत्र में एंट्री करने वाला है, काम करने वाला है। तो मैंने उन लोगों का पीछा किया और पीछा करके उन लोगों को ये एहसास कराया कि ये जब तक पीवी श्रीवास्तव रहेंगे तब तक उन लोग का परिवेश या यहाँ की जनता के साथ जुल्म अत्याचार वो लोग नहीं कर पाएंगे। और मैंने किया। मैं बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए जिनमें इन लोगों को मैंने छुड़ा दिया। यहाँ तक मैंने उत्तर प्रदेश में इन लोगों को खदेड़ते हुए प्रवेश करके जाकर के इन लोगों का जो छुपने का जगह रहा था वहां तक मैं पहुंच जाता था। और वहां भी जो मेरा अपना एक्ट हुआ करता था मैं करता था। और मैं इन लोगों का भी काम वहां से तमाम कर दिया। और नौतन थाना जो है काफी चलिए, समझे, आरामजनक आपका हुआ। बहुत स्ट्रिक्ट थे सर आप अपने काम को लेकर। इसमें कै और ये भी मैं बता दूं कि जब मेरा वहां से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर में जो मेरे थाना प्रभारी मेरे बात किया है, तो उनको भी दुर्भाग्यवश गोली मार दी गई थी। वही मैंने पूछा कि आप टफ रहते थे और आपके ट्रांसफर होते ही जो भी नए पुलिसकर्मी आते थे उनको गोली मार दिया जाता था। ये भी दुर्भाग्य ही है। हाँ, तो दुर्भाग्य की बात है ये। अब अच्छा सर, जैसी आपने घटनाएं तो हुआ दोनों करती थी। सरकार के लिए काम किया, नीतीश सरकार, लालू सरकार, दोनों के लिए काम किया। क्या डिफरेंस है सर दोनों सरकार में? देखिए, वैसे तो जिस समय मैं इस विभाग में आया 1990 में आया, उस तो समय लालू मुझ समय लालू यादव जानकारी थे। मिलती थी कि उस समय लालू यादव का प्रादुर्भाव हुआ था। फर्स्ट टर्म 1990 में हाँ, लालू जी की सरकार बनी थी। और उस समय मतलब और उसी परेशानी आपको सर किस सरकार में ज्यादा हुई है, मैं पूछ रहा था। तो किसी सरकार में ज्यादा या कम की तो बात नहीं है। सरकार अपनी तरीके से अपना काम करती है। एक पुलिस पदाधिकारी को अपने तरीके से काम करना पड़ता है। और पुलिस पदाधिकारी डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो पुलिस पदाधिकारी किसी मेरे समझ से किसी काम का नहीं है कि जिसके पदस्थापन काल की जनता त्रस्त रहे, जनता परेशानी में रहे, जनता दहशत में रहे। मैं इससे पब्लिक को मुक्त कराता था, चाहे इसके लिए सरकार से लड़ना हो, विभाग से लड़ना हो। मैं अपने बोल्डली अपने कार से कार्रवाई से लड़ता था। मैं सबको ये एहसास करा के रखता था कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, जो जनता के हित में होगा वही काम होगा। और मैं करता था। और जहाँ तक आपने जो सीधा प्रश्न इस बात को किया है कि किसके समय में हुई, तो
1990 से लेकर के जिस समय लालू जी की सरकार रही, उनके सरकार में उदंडता की तो पराकाष्ठा ही मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह के जो घटनाएं हुआ करती थी, और मैं जो व्यक्तिगत रूप से फेस किया, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ ट्रांसफर। से वहाँ ट्रांसफर किया जाए। मैं सर जिस उदंडता समय का कुछ अंदर बताइए। अंदर में मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वहां भी कुछ मंत्री लोग थे जो इतनी उदंडता किए थे कि मैं चैलेंज किए थे कि मैं उनका ट्रांसफर करा दूंगा, ऐसे ही होगा वैसे होगा। मैं खुलेआम जो अपराध कर्मियों को मदद किया करते थे, उसके मैंने विरोध में कहा कि आप किसी भी अपराध कर्मी अगर किसी भी नेता के पास में जाएगा, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। और मैं वहां तक जाकर के बोलली उनको ढूंढ निकालता था, और उनके मन का ये भ्रम को मैं तोड़ देता था कि राजनेता चाहेंगे तो उन्हें बचा लेंगे, उनका आश्रय मिलेगा। ये नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया। लालू जी के राज्य में। लालू जी के राज में भी जो जिस तरह की सत्ता शासन चल रही थी चला, और सिवान में तो बहुत कुछ देखने को मिला, यहाँ तक कि साबुद्दीन के बारे हमारे में जो सर कुछ बताइए। साउद्दीन जी के बारे में मैं क्या बताऊं, वहाँ का सिवान जिला ही अपने आप में गवाह है। जो विभिन्न तरह की घटनाएं हुई है, जो लोग ग्रसित थे, त्रस्त थे, वो तो थे ही थे। और साथ ही साथ मैं ये आपको ये बता दूं कि वहाँ के पुलिस विभाग के जो पदाधिकारी थे, कई थाना अध्यक्ष थे, उन, उनके ऊपर साउद्दीन की ओर से दुर्व्यवहार किया गया था। हम्म। यही नहीं, वहाँ के जो लोकल नगर थाना के जो इंस्पेक्टर थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसके अतिरिक्त वहाँ के अश्वनी कुमार डीएसपी थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। और सबसे बड़ी दुर्व्यवहार की बात ये हुई थी कि वहाँ के जो बिहार के जो पूर्व के जो डीजीपी रहे, एसके सिंघल साहब, उस समय पुलिस अधीक्षक थे, और पुलिस अधीक्षक रहने के क्रम में इनके ऊपर भी साउद्दीन की ओर से जो फायरिंग की घटना हुई थी, वो पूरा बिहार जानता है, पूरा कई वैसे मुकदमा में हुई थी। शहाबुद्दीन साहब जो पीछा कर शहाबुद्दीन जी का पीछा जो सिंगल साहब कर रहे थे, पीछा करने के इनके वो फायरिंग हुई थी, और उसके बाद केस मुकदमा हुआ था। इस तरह से जो पुलिस पदाधिकारी, जितने पुलिस पदाधिकारी थे, सभी त्रस्त थे। लेकिन मैं अपना शहाबुद्दीन साहब के समय में कभी भी कोई जो तनाव हो या दिक्कत हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, मैंने महसूस नहीं किया। मैं उनके हर क्षेत्र में रहा, हर क्षेत्र में रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। यहाँ तक कि उनके गुर्गे जो मेरा नाम सुनने के बाद से वो मेरे क्षेत्र को ही छोड़ दिया करते थे। मुझे अपनी महसूस हुआ कि जब मैं जिस क्षेत्र में जाता था, चाहे जिस अपराधकर्मी का दबंगता हो, वो क्षेत्र जो है मेरा नीट एंड क्लीन हो जाता था, और मैं इत्मीनान से अपना पुलिसिंग करता था। चलिए, अरवल किंजर थाना के बारे में सर, उसकी भी कहानी कुछ नई है। क्या कहानी था सर, थोड़ा बताइए। तो सिवान छपरा में रहने के क्रम में जब किसी नेताओं की नहीं चली, हाँ। तो छपरा में रहने के क्रम में जो हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे, कुछ मुद्दा को लेकर के, बात को लेकर के वो मुझसे नाराज रहने लगे, क्योंकि मैं उनके मन के अनुकूल काम नहीं कर पाया। मेरी जो पुलिसिंग थी, मेरा जो जेन्युइन वर्क था, काम था, न्यायप्रिय काम था, जनता के हित में मैंने उसको किया। हाँ, करने का रिजल्ट हुआ कि मैं नेताओं से तो लड़ ही रहा था, मुखिया से लेकर के माननीय एमपी एमएलए तक से तो लड़ ही रहा था, कोई आदमी मेरे पक्ष में नहीं था। यहाँ तक कि बाद में चल करके सिवान में मेरे पुलिस जो कप्तान थे, वो भी मेरे विरुद्ध हो गए, और उनके द्वारा बहुत से ऐसे पत्राचार किया जाने लगा कि इनका हस्तांतरण कर दिया जाए मेरे जिला से। लेकिन संजोग था कि उस जिले में पुलिस एसोसिएशन का चुनाव हुआ, और मैं बिहार पुलिस एसोसिएशन शाखा छपरा का सचिव चुन लिया गया। और सचिव चुन लिए जाने के बाद सचिव का नियम है कि सचिव का स्थानांतरण जो है उनके सेवा काल तक नहीं किया जाएगा। उस पीरियड में पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक नहीं अनेकों पत्राचार किए गए, दर्जनों पत्राचार मुख्यालय से किए गए। और मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ऐसे भी शब्दों का उपयोग किया गया कि किसी हाल में इनका हस्तांतरण कर ही दिया जाए। तो लास्ट में मेरा मुख्यालय की ओर से हस्तांतरण किया गया, और हस्तांतरण उस समय जहानाबाद जल रहा था, अरवल जल रहा था, तो सबसे टफेस्ट डिस्ट्रिक्ट खोज करके मेरा हस्तांतरण जहानाबाद जिला में किया गया। मैं जहानाबाद जिला में गया, और बहुत ही
सहर्षता के साथ मैंने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद से मेरी पोस्टिंग वहाँ अरवल जिला में की गई। अरवल जिला में जाने के बाद से वहाँ मेरी पोस्टिंग जो है, एक करपी थाना है वहाँ, जहाँ नरसंहारों का दौर चला करता था, वहाँ कर मेरी पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग होने के बाद जब मेरी कुछ घटना हुई थी, इस समय किंजर थाना में गनियारी गांव है, तो वहाँ एक नरसंहार की घटना हुई थी। क्या था सर मामला? किंजर के वही जो गुटबंदी थी, उस समय जो रणवीर सेना और माओवादी वाले जो घटनाएं हुआ करती थी, उसी क्रम में अनुसूचित जाति का एक टोला था, उस वहीं पर अटैक किया गया था। और अटैक करने के बाद से कई लोगों को हत्या कर दी गई थी। उस एक्चुअल में तो क्षेत्र पता था किंजर का, लेकिन मैं वहाँ पर गया तो मैंने उत्तर बिहार से मैं गया हुआ था। और वहाँ जाने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ जो इतनी बड़ी नरसंहार की घटनाएं होती है, आज जो प्राथमिकी होता है बहुत ही सहजता के साथ होता है। सहजता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ घटना क्या होती थी, और जो भी वहाँ लोग आते थे, डेड बॉडी को रोक देते थे, नहीं जाएगा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, और एक लंबी लिस्ट निकाल करके देते थे कि इन लोगों को अभियुक्त बनाया जाए। मुझे बहुत ही तज्जुब हुआ, और मैं इस घटना के बाद, क्योंकि कई बार मैंने देखा कई नेताओं के द्वारा उस तरह के अपने अपने जो अभियुक्तिकरण के लिए जो अभियुक्त बनाए जाते थे लिस्ट दे करके, वो मुझे 100% लगा कि ये न्याय के न्यायवत जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। खैर वो जो परिस्थितियाँ थी उस समय हुआ करती थी, लेकिन मैं वहाँ जाने के बाद दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और मेरा ये बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ पर कि जो घटनाएं जिस परिवार के साथ होती थी, वो परिवार एक नाम बताए या 100 नाम बताए, मैं अभियुक्त बनाने में नहीं हिचकता था। लेकिन ये परंपरा जो थी, जो आदमी आते थे लंबी लिस्ट लेकर के आते थे, एक फहरिस्त होती थी, उनको एफआईआर में जोड़ा जाए, उस परंपरा को मैंने बंद करा दिया। और कुछ दिन मैं वहाँ रहा, रहने के बाद से रणवीर सेना के साथ ही मुझे संघर्ष करना पड़ा। वहाँ करपी में जाने के बाद से जब पदाधिकारी को मैंने बताया कि गश्ती में निकलना है, तो सभी लोग मुझे ऐसा देखते थे जैसे मैं कोई जानवर हूँ। ये कौन सी आपदा है कि यहाँ पर गश्ती सिस्टम नहीं है, आप गश्ती सिस्टम कैसे प्रारंभ कीजिएगा? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं गाड़ी पे गश्ती में रहूंगा, आपको चलने में क्या दिक्कत है? अभी चलिए, मैं पहले तो मैं चल रहा हूँ। तो मैंने वहां से गश्ती सिस्टम को स्टार्ट किया, और छापेमारी जो उग्रवादियों के विरुद्ध हुआ करती थी उसको मैंने चालू किया। उसी छापेमारी के क्रम में एक मोहम्मदपुर करके गांव है, मैं एक रात में एक उग्रवादी के घर में छापेमारी करने के लिए गया, तो बहुत ही हृदय विदारक एक घटना को मैंने देखा। तो मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ कि उस घटना ने मुझे ऐसा झकझोर दिया कि मानवता कैसे क्रूर हो जाती है क्या और था सर मामला? भावहीन हो जाती है, वो भावना मेरे मन में आई। हुआ ऐसा कि उस गांव में जब मैं उग्रवादी अगर में छापेमारी करने के लिए गया, तो उसका एक बथान टाइप का हुआ करता है जिसमें लोग मवेशी बांधते हैं, तो वहाँ काफी पुआल का ढेर लगा हुआ था। तो मैं वहाँ छापेमारी करने के लिए गया, तो पुआल को ढेर ढेर देखे तो मुझे अंदेशा हुई, क्योंकि कोई मवेशी था नहीं उसमें। तो मैं वहाँ जाकर के पैर से पुआल के ढेर को हटाने लगा। जो हटाने के क्रम में मेरा पैर जो वहाँ पर उसके अंदर में जो चीज था उस पर पड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई ना कोई चीज डेड बॉडी इसमें छुपा करके रखा हुआ है। मैं वहाँ चिल्ला करके वहाँ से हटा। हटने के बाद से फिर बहुत से सारे पुलिसकर्मी काफी लोग आए, लाइट की तेज व्यवस्था की गई और धीरे धीरे पुआल को हटाया गया। तो जब हटाने के बाद से उसमें जिंदा एक इंसान निकला, जो जिंदा? जिंदा आदमी था, और उसकी आंख केवल हम लोग की आंख से टकरा रही थी, और एकदम नंग धड़ंग आदमी उसमें पड़ा हुआ था। सभी हटाने के बाद से उस आदमी को देख करके एकदम माँ की ठंडी, और उसमें केवल पुआल पर नंग धड़ंग हालत में पड़ा हुआ। जब मैंने उसे देखा तो मैं चौकीदार से बोला कि इसकी घर वाले कहाँ हैं? तो जिस उग्रवादी का घर था तो वो तो भागा हुआ था ही, उसकी अगल बगल में पत्नी भाग के चली गई थी 2 बच्चों को लेकर के, उसको बुला करके लाया। तो मैं उससे पूछा तो वो बताई कि मैं इनका क्या करूं, कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस माँ के ठंडी में, तो इनके कपड़े भीगे कपड़े नहीं सूख पाते हैं, तो ये दिन भर भी खाना पेशाब करते रहते, मैं इनके कपड़ा कहाँ सुखाऊं, और कैसे कहाँ कौन मेरे पास जो साधन है वही मैं इन्हें उपलब्ध कराई हूँ।
इसी पुआल पर लेकर के इनके लेटा देते हूँ, और सुबह होता है तो पुआल को सुखा करके फिर इस पर इनके लेटा देते हूँ। तो मेरे मन को जो उग्रवादी गतिविधि के साथ जो घटनाएं थी, जो क्रूरता की जो घटनाएं थी, ये देख करके मेरे मन को में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ मगध की धरती को कि उसने मेरे भीतर के मानवता को, जो सुषुप्तावस्था में थी मानवता थी, उसको भी झकझोर करके जगा दिया। अब मैं वहाँ से गया दूसरे दिन, तो वहाँ के जो गणमान्य लोग थे उनको बुलाया, और मैं बुला करके उन लोगों से मैं विचार विमर्श किया कि मैं एक गरीबों के लिए, जो अपने शरीर को ठंड से नहीं बचा पा रहे हैं, उनके लिए मैं रजाई की व्यवस्था करना चाहता हूँ। तो जो लोग थे सभी लोग सलाह दिया कि नहीं सर, इससे कंबल की तो वितरण किया जाता है। हम बोले कि नहीं, कंबल मेरे समझ से ये ठंडी से बचाव का अच्छा साधन नहीं है, और अगर उन्हें ठंडी से बचाव, चलिए बोलिए। और मैंने वहाँ के व्यवसायियों को और जो समाज के अच्छे लोग थे उन्हें बुला करके उनको ये बात बताया कि मैं रेड में गया था, रेड में जाने के बाद से इस तरह की घटना को देखा जो मेरे मानवता को झकझोर करके रख दिया है। हम लोग रजाई का ही बनवा करके देने का काम करें। तो सभी लोगों ने मेरे तो सर रजाई ही क्यों, कंबल क्यों नहीं? तो मैं तो बता तो दिया कि कंबल एक्चुअल में गरीबों के लिए चीज नहीं है मेरे समझ से। कंबल अगर ऊंचे कीमत का कंबल रहता है तो गर्मी को देता प्रदान करता है, लेकिन कम दाम का कंबल केवल एक आदमी को संतोष रहता है, उसका ठंडापन उससे दूर नहीं हो पाता है। तो मैं एक ये ठंडापन के एहसास को लेकर के, दूसरा मैंने महसूस किया कि रजाई शब्द है ये केवल वैसे लोगों के लिए है कि जो संपन्न है। इस समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो रजाई या निहाली को केवल नाम जानते हैं। इसकी आनंद क्या है, गर्मी क्या है, इसका फायदा क्या, वो नहीं जानते हैं। वो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन रजाई या निहाली का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो सुख नहीं भोग पाते हैं। तो मेरे मन में ये भी एक उत्कंठा थी कि अगर कुछ देना भी है, लोगों को दिया जा रहा है, तो एक तरफ से तो पहले तो उन्हें ठंडी से बचाव कर दिया जाए, और दूसरी तरफ रजाई शब्द जो है उनके डिक्शनरी में ला दिया जाए, उनके मन में ला दिया जाए, भाव में ला दिया जाए कि ये रजाई है, और रजाई का उपयोग ऐसे किया जाता है, इसका आनंद ऐसे लिया जाता है। तीसरा शब्द देखें कि ये जो कंबल शब्द होता है, कंबल लेने के बाद से जितने भी गरीब परिवार हैं, उन लोगों को जो कंबल आप दे दीजिएगा, तो आप तो कंबल दीजिएगा उस बूढ़े बुजुर्ग को दीजिएगा, लेकिन वो कंबल उस बूढ़े बुजुर्ग के लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि उसका जवान बेटा जब कहीं आने जाने के लिए रहेगा तो बूढ़ी या बूढ़े से कंबल लेकर के निकल के चला जाएगा, और उसका उपयोग घट जाएगा। या जब उसके बेटे के छोटे छोटे बच्चे, माँ जब लेकर के ठंडी में ठिठुरती है, तो कहेगी कि इससे बूढ़ी जो है ये कंबल ली हुई है, बूढ़ा जो है कंबल ली हुई है, बच्चे ठिठुर रहे हैं तो उसे ले लेंगे। इस तरह की बातें आती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देख करके हमने मन में लाया कि नहीं, एक नहीं अनेक फायदे हैं रजाई के, इसलिए हम रजाई देंगे। और मैंने प्रोग्राम करवाया, उसमें तत्कालीन एसपी श्री संजय सिंह सर थे, पुलिस अधीक्षक अरवल, तो वहीं से मैंने करपी से स्टार्ट कराया यह मानवीय काम, और उसे करा करके उनके हाथों से मैंने वितरण कराया, सामाजिक जो लोग थे उनके हाथों से वितरण कराया। काफी सराहना हुई उस समय इस कार्यक्रम की, और गरीबों में भी एक बहुत सा एक खुशी का लहर दौड़ गया कि जिन लोगों को रजाई दिया गया, और साथ ही साथ उस आदमी को जिसके घर पर मैं जाकर के देखा था, जिसके भावना से ओतप्रोत होकर के मैंने इस कार्य को, उसको मैंने भी बुलाया था, रिक्शा पर उसे लोग उठा करके लाए थे, अब मैंने उसको दिया, उसके पत्नी को भी दिया, रजाई दिया था। वहां से समाज सेवा वहां से मैंने स्टार्ट हुआ। कोविड में सर कुछ समाज सेवा? कोविड में समाज सेवा की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। मैंने अपने माँ को खो दिया कोविड में, लेकिन मैंने जनता के हित को कभी नहीं नजरअंदाज किया। वह ये था कि कोविड के समय में 2020 में सबसे पहले कोविड का जो प्रादुर्भाव हुआ, मैं उस समय जहानाबाद में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था, और मैं संपूर्ण जिले के लॉकडाउन का प्रभारी भी था, बनाया गया था। इसलिए एक तो मेरी दायित्व थी
मेरे पदीय कर्तव्य के क्रम में था, दौरान में था, और साथ ही साथ जो मानवता से मैं जो ओतप्रोत था और मानवीय हित के लिए जो काम करना चाहता था, वो मुझे अवसर मिला। और मैं काफ़ी भाव विह्वल हो जाता हूँ जब इस कोरोना की बात आती है। तो मैंने वहाँ के लोगों से मिल कर के बातचीत किया, और लोगों ने काफ़ी कोरोना के जो काल में घर में लोग बैठ गए थे, रोजी-रोजगार उनका बंद हो गया था, लोग गरीब लोगों के साथ भुखमरी की अवस्था आ गई थी, या लोग इलाज के अभाव में त्रस्त थे। तो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक संस्था थी, उससे मैंने संपर्क किया। कुछ सामाजिक संस्था वाले लोग मुझसे संपर्क किए, उन लोगों ने संपर्क करके इस कार्यक्रम को चलाना शुरू किया, जिसमें अनाज, गरीबों को अनाज का वितरण कराया अनाज जाता वितरण था। लगातार 22 दिन किया था लगातार सर। 22 दिन या 28 दिन तक वो कार्यक्रम चला, और मैं अखबार उसकी में भी वो मॉनिटरिंग आया किया। था। और इतने लोगों का सहयोग मिल रहा था, इतने लोगों का अपनापन मिल रहा था। रात रात भर हम लोग उन्हें मदद, लोगों को मदद किया करते थे, क्योंकि सामाजिक जो संस्थाएं थी उन लोगों के द्वारा कहा जाता था कि हम लोग जब कहीं जाते हैं अकेले तो लोग लूटपाट कर लेते हैं, सही लोग को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए उन लोगों से राय मसौदा करके हम लोग अनाज का वितरण किया करते थे। और प्रत्येक गांव में, मोहल्ले में जो व्यक्ति को का चयन किया गया रहता था, रात में हम लोग जाते थे, जाकर के उसे अनाज के पैकेट पहुंचा देते थे। और ये काम लगभग लगभग 28 दिन तक मेरा चला। और मैंने अपने घर परिवार को छोड़ करके, यहाँ तक कि अपना चैन आराम खाना तक छोड़ करके, मैंने जो लोगों के जीवन को बचाने के लिए उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा था और उनका जो अनुरोध था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो अनुरोध था कि आप अपने इर्द गिर्द को देखिए, किसी को भूखे नहीं मरने दीजिए, भूखे मत तड़पने दीजिए, कोई मजबूर है तो उसको मदद कीजिए। तो मैंने एक्चुअल अपने सुहृदयी दिल से और मानवीय दिल से, साथ ही साथ अपने कर्तव्य को लेकर के, सारे एंगल से मिलाकर के मैंने वहाँ की जनता के लिए काम किया। और उस कार्यक्रम में एक उस समय तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री माननीय कृष्णनंदन वर्मा जी, उनका गांव है सुगांव में। तो उनके द्वारा भी एक मुझे फोन किया गया कि आपके द्वारा इस तरह के जो सामाजिक लोगों को के साथ साथ अन्न वितरण किया जा रहा है, हमारे गांव भी बहुत सी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उन लोग में भी इस बात का आक्रोश है कि मंत्री जी के गांव में नहीं वितरण हो रहा है, तो वहाँ आप लोग बात ही है। तो वहाँ के जो संस्था के जो लोग थे, उन लोगों से बातचीत हुई, उन लोग सभी लोग तैयार हो गए। तो हम लोग जाकर के वहाँ अनाज का वितरण कर दिया, उनके पीए के माध्यम से। उनके पीए के द्वारा चयन किया गया लोग को बुलाया गया था, उसको अनाज का वितरण कर दिया गया। वितरण करने के पश्चात उसमें से कुछ संख्या जो था गरीब लोगों की बच गया था, उन लोगों को नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ तो निर्धारित करके निश्चित करके जाता था आदमी। तो उन लोग के पीए द्वारा बताया गया था कि 100-150 में काम चल जाएगा, तो 100-150 पैकेट गया था, बच गया था। लेकिन कहीं लगभग लगभग 50 के करीब में लोगों को नहीं मिल पाया, तो वो लोग गरीब आदमी लोग बहुत निराश हो गया। तो मैं उन लोगों को बताया कि आप लोग निराश मत हुई, इन लोगों से बात करके कि फिर दोबारा इन लोगों को जो बाकी बच जाते हैं इनको वितरण कर दिया जाए। अनाज तो मिलेगा। ये तय हुआ कि अगले बार जा करके उस अनाज का वितरण कर दिया जाए। तो फिर दूसरे दिन बार जो हम लोग वहाँ जा रहे थे, जो बचे हुए लोग थे, उतना का पैकेट लेकर के हम लोग जा रहे थे। तो टेहटा थाना के बगल में जो बाजार है, बाजार से हम लोग पार कर रहे थे, तो उस समय आप देखिए काफी भगदड़ मची हुई थी, लोगों का बहुत आना जाना हो रहा था। बाजार जो है ब्लॉक हो गया था। तो मेरी गाड़ी रुकी, रुकने के बाद मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि यहाँ के थाना अध्यक्ष और जो सीओ हैं, उन लोग के द्वारा सामुदायिक किचन का व्यवस्था किया गया और गरीब लोगों को अनाज का दिया जा नहीं नहीं खाना का वितरण किया जा रहा है। ये देख करके मुझे बहुत गुस्सा आई कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आदमी लगा हुआ है, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ इस तरह से भंग किया गया है। हम थानेदार को उठा कर बहुत कुछ डांटे। मैं तुरंत वहाँ उतरा, उतरने के बाद अपने बॉडीगार्ड को उतारा, अपने हाथों से माइकिंग किया, माइकिंग करके लोगों को तुरंत वहाँ से हटा दिया। हटा करके सारी भीड़ भड़ाका को खत्म किया और उनको बताया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करके अनाज का वितरण, ये भोजन का वितरण कीजिए। ये जानकारी जब मुझे मिली तो मैं वहाँ से लोगों को
नियंत्रित करके लौटना चाह रहा था। तभी वहाँ की जो एक ज्योति नामक एक संस्था थी, उसके अध्यक्ष के द्वारा मुझे पूर्व में ही अनुरोध किया गया था कि हम लोग अनाज का वितरण गरीबों को मदद करते हैं, उसमें आप हमको मदद कीजिए। तो उस समय वो लोग आ गए। वो लोग बताए कि सर बगल में हम लोग को अनाज का वितरण करना है, और वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह की परिस्थितियाँ लोग लूटपाट कर लेते हैं। तो उस समय हम महसूस किए कि यहाँ का जो भीड़ भगदड़ की स्थिति थी वो नियंत्रित हो गया है। मैं जिला प्रशासन को इससे अवगत कराऊंगा, और क्यों ना जब बगल में सुगांव गांव में ही लोगों को वितरण करना है, तो मैं चूंकि मंत्री जी भी बोले हुए थे कि वो लोग वितरण करने जाएंगे, मैं वहाँ गया, जा करके बहुत ही शांतिपूर्वक अनाज का वितरण करा दिया था। चल अनाज का जब वितरण हो गया तो घर चले आए। घर आने के बाद से लौटने के क्रम में रास्ते में से मैं डीएम को और एसपी को, दोनों आदमी को बताया कि सर इस तरह की बात है, और इस तरह का भगदड़ की स्थिति बनी, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया था। और मैं इसकी सूचना अपने व्हाट्सएप से भी डीएम और एसपी को दिया, दोनों आदमी को। आधे घंटे के लगभग लगभग अंतराल में दोनों आदमी को सूचित करते हुए मुख्यालय के लिए वापस लौटते गया। दोनों आदमी के द्वारा व्हाट्सएप पर मुझे सूचित किया गया कि आप इसको देखिए, और इसको डीएम साहब बताए थे कि मैं सीओ से बात करके बताता हूँ, आप इसको रेगुलेट करा दीजिए। तो रेगुलेट करा दिया। मैं वापस चला आया। वापस आने के बाद से अनाज का तो वितरण हो चला था, सारा काम जो सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था। 19 तारीख की रात्रि में मैं लॉकडाउन की ये स्थिति को चेक करने के लिए और रात में पेट्रोलिंग के लिए निकला था। हमारे डिफरेंट जो जिले भर के जो बॉर्डर सीलिंग थे, उन सारे बॉर्डर सीलिंग को चेक किया था। मैं रात भर बॉर्डर सीलिंग में के चेकिंग में रहा, और उसी क्रम में लगभग लगभग हुलासगंज से 2 बजे रात में मैं मखदूमपुर थाना पहुंचा था। मखदूमपुर थाना में वहाँ पे जो हमारी जो पदाधिकारी थे, वो फोड़ता और मुस्तैद था, वो लोग गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। हम बॉर्डर सीलिंग में जो जिन गाड़ियों को आना जाना था और जिन लोगों को अनुगुप्ति थी, वो लोग आ जा रहे थे, पास था उसी कोरोना पास पास। वाला। तो उस देख करके मैं मॉनिटरिंग कर रहा था, और लगभग 4 बजे के क्रम में इसके बाद से मैं अपने आवास पर पहुंचा था। 4 बजे आवास पे पहुंचने के बाद से मुझे 7 बजे 8 बजे के क्रम में मुझे लगभग जानकारी मिली कि इस घटना की, कि आपके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया गया है टेंटा थाने में। आपके कार्यकाल का सबसे चर्चित घटना मछली कांड, हाँ, इसके बारे में आप इसे कुछ हमें बहुत ही बताइए। चर्चित घटना कह सकते हैं कि मैं तो खुद अवाक रहता हूँ, या कि इस तरह की घटना कैसे हुई, और इस घटना को कैसे रूप बदल करके लोगों ने मछली पार्टी का स्वरूप दे दिया। उसमें हकीकत यह थी कि एक जो मंत्री जी थे, के वर्मा जी, उनका पीए कहा जाए या उनका एक कर्ता कहा जाए, एक पिंटू यादव था, उसी गांव का पिंटू जाधव। पिंटू यादव। हम्म। तो ये दूसरे बार जो, वो तो संख्या कम थी, बगल में मंदिर था, तो पिंटू यादव के मंदिर के सटे हुए जो घर है, वहीं पर जो 40-50 लोग बचे हुए लोग थे, उन लोग को अनाज का वितरण किया गया था। अनाज का वितरण करने के बाद से सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए थे। उस जाने के बाद से उस घटना को एक जो तथाकथित पत्रकार थे, उनके द्वारा मछली पार्टी का स्वरूप दिया गया, करने का प्रयास किया गया। इसका भी कारण ये था कि जिस पत्रकार के द्वारा इस तरह का, मुझे जो जानकारी है, ये तथ्य तो सामने प्रशासन को लाना चाहिए था, लेकिन प्रशासन आज तक मूक दर्शक बने। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 2020 में मेरे विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया गया, और आज तक वो एफआईआर पुलिस के सर के गले का कांटा बन गया है, उसके सर पर टोकरी के बोझ के रूप में पड़ा हुआ। आज तक पुलिस उसमें एक कदम नहीं बढ़ा पाई है। कुछ प्रूफ नहीं मिला। कोई कारण है कि जो थाने में जो भी प्राथमिकियां दर्ज होती है, एक तो थाना अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं था कि जिसके द्वारा था ये मेरे विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कर ले, क्योंकि बिहार भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया था, उसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि पुलिस अफसर एफआईआर दर्ज करेंगे। उस नियम के खिलाफ में जो थाना अध्यक्ष को से जबरदस्ती उसने एफआईआर दर्ज कराया गया था, और उसमें उस घटना के करीब 1 माह से ज्यादा पूर्व
जिस समय लॉकडाउन नहीं चल रहा था, 1-2 माह पहले, उसका एक नया घर बना था, उस नया घर का उसने गृह प्रवेश किया था। तो गृह प्रवेश में उसने जो अपने गेस्ट को, मेहमान को खाना खिलाया था, और वो खाना खिलाने के बाद साफ सफाई करके जला भी दिया गया था, जिसमें पत्तल के ऊपर काफी दिन, लंबा समय हो जाने के बाद से उन पत्तल के ऊपर में दूब घास भी फोटो में जो आया था वो दिख रहा था। उस पत्तल को बताया गया कि ये थाना, ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आके पार्टी किए थे, यही ये पत्तल है जिसमें वो खाना खाए थे और मछली पार्टी किए थे। इतना जल्दी पेड़ उग गया हाँ, उस और उसमें पत्तल में। एक टूटा हुआ जो पता नहीं क्या है, वो काला रंग का टेबल का टूटा हुआ भाग टाइप का लगता है। हम उससे पता लगाया तो पता चला कि जो प्रोग्राम हुआ था इस यहाँ गृह प्रवेश का, तो सारा जो टेंट वाला था अपना ले गया था सामान, और जो टूटा हुआ जो एक छोटा सा जो टेबल रह गया था एक उसको बेकार छोड़ टाइप दिया का, वो था। उसको वहीं फेंका हुआ था। तो उसी पहले टेबल को बता दिया गया, इस पर एसडीपीओ जो है खाना खाए थे। ये बहुत ही विचित्र बात थी। इस संदर्भ में कोई एक भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो इन लोगों को द्वारा साबित किया जा सके, और फिर भी इस झूठे आरोप में मेरे ऊपर आरोप लगा करके मेरे साथ बीडीओ, सीओ सभी को अभियुक्त बनाकर एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन जिला पदाधिकारी ने अपने 2 पदाधिकारियों से संयुक्त रूप से जांच कराई थी। जांच कराने के बाद से उन्होंने पाया कि कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था और गरीब लोगों को अनाज का वितरण कराया गया था। उनके द्वारा सरकार को ये रिपोर्ट ही भेजा गया कि इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, जिसके चलते दोनों पर पदाधिकारी जो है लगभग लगभग 1 सप्ताह से 1 माह के बीच में निलंबन से मुक्त किए गए। अब पुनः उन लोगों की पदस्थापना उसी स्थान पर की गई, क्योंकि सरकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया, नोटिफिकेशन निर्गत किया कि उन लोगों की पोस्टिंग हुई। लेकिन मुझे 1.5 माह, लगभग 1.5 साल तक मुझे इस आरोप में निलंबित रखा गया। इसी क्रम में मेरे विरुद्ध में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई। विभागीय कार्रवाई के क्रम में मेरे द्वारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया एसपी का या थानेदार का, वो सभी लोग मेरे किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, और दोनों पदाधिकारी ने स्वीकार किया कि आपका वहां जाना विभागीय पदीय कर्तव्य के अंतर्गत था और आपको वहां जाना था। और जो वहां पर जो गाड़ियां गई थी, जो अनाज वितरण के लिए गई थी, और सारी गाड़ियों को अनाज वितरण के लिए पास निर्गत किया गया था। यहाँ तक कि इन लोगों ने एसडीओ पर काफी जोर बनाया, दबाव बनाया। तो एसडीओ द्वारा भी बताया गया कि नहीं, मैंने तो उस काम के लिए खुद अनाज वितरण के लिए उस गाड़ियों को, गाड़ी का अनाज वितरण का दोनों का मैंने पास दिया था। इन सब चीजों का दलील मैंने विभागीय कार्रवाई में दिया। मेरा विभागीय कार्रवाई गृह विभाग के जो विशेष सचिव हैं, सचिव थे आईजी विकास वैभव साहब, उनके द्वारा कंडक्ट किया गया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि इसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं अभियोजन की तरफ से दिया गया है कि जब 2 पदाधिकारी निर्दोष पाए गए हैं तो इन्हें भी पूर्ण तरह से इन्हें निर्दोष पाता हूँ, और इनके द्वारा जितने भी अपने साक्ष्य दिए गए हैं वो सारे सभी साक्ष्य स्वीकारी हो गए हैं, और मुझे उनके द्वारा नो गिल्टी किया गया। नो गिल्टी हो गया। जी, लेकिन जो व्यवस्था थी, इसके पीछे किन लोगों की ये मंशा थी, किन लोगों का ये हाथ था, कैसे किया गया, इसलिए तो मैं ज्यादा अंदेशा अपने विभागीय कुछ लोग हैं उन्हीं लोग पर मेरा अंदेशा है। और मैं इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट में पुनः 2 रिट किया किस पे हूँ। अंदेशा है सर आपको? किसने आपको फंसाया था मछली अब कांड तो में? जो माननीय उच्च न्यायालय में मैटर है, इसलिए हम इसी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के क्रम में इन सब चीजों का उद्भेदन होगा, और विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध में भी जो भी साक्ष्य आए हैं वो भी स्पष्ट रूप से पेपर पर है। जिनकी जो भी मंशा थी वो लोग अपना किए, कारण कि अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरे विरुद्ध एफआईआर हुआ है, हम लोगों पर एफआईआर हुआ है, तो पुलिस को अनुसंधान किया जाना चाहिए, और अनुसंधान में उसको साक्ष्य का संकलन किया जाना चाहिए। आखिर कारण क्या है? क्या लगभग 5 साल बीत गए, या जहानाबाद जिले के पुलिस के मुंह पर बहुत बड़ी कालिख वाली बात है कि उस विभाग के द्वारा एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज करने के बाद इसमें अंतिम प्रतिवेदन नहीं समर्पित किया गया। अंतिम प्रपत्र उन्हें समर्पित करना है, उनको चार्जशीट करना है, साक्ष्य मिलता है चार्जशीट करें, नहीं करना है तो फाइनल करें। अब की उनकी सारी क्षमता भी अब एक तरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि हर एफआईआर की एक अपनी पीरियड होती है।
वो पीरियड उनका समाप्त हो चुका है। और जो एक लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि किस केस में क्या किया जाना चाहिए, उसका पीरियड क्या होगा, उसका अंतिम प्रपत्र कितने दिनों में सबमिट किया जाएगा। तो वो पीरियड साफ खत्म हो गया है। स्पष्ट रूप से अब पुलिस को कोई भी काम उसमें करने का अधिकार नहीं है, वो समाप्त हो जाता है। एक तो इनके द्वारा सबसे बड़ी गलती किया गया कि ना एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है, ना गाइडलाइन में कोई ऐसा प्रोविजन था कि इनको लॉकडाउन से संबंधित किसी भी मामले में इनको एफआईआर, पुलिस को एफआईआर करने का अधिकार ही नहीं है। ये किस अधिकार के तहत इनके द्वारा एफआईआर किया, जो मेरे समझ से बाहर की बात है। पुलिस ने और पुलिस पर किया। पुलिस अधीक्षक हो या जिला प्रशासन हो, उनके अनुभवहीनता को दर्शाता है। वो किस एक प्रोविजन के तहत एफआईआर दर्ज किए वो बताते हैं। और जो उन लोगों के द्वारा सुपरविजन किया गया है, ये भी इतना हास्यास्पद है कि जिस अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा उस कांड का पर्यवेक्षण किया गया है, उन्हें पर्यवेक्षण करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है और उनको कोई अधिकार नहीं है। ये जानबूझ करके मेरे विरुद्ध में ये साजिश रच करके एफआईआर किया गया और वैसे व्यक्ति से एफआईआर का पर्यवेक्षण कराया गया जिसका क्षेत्राधिकारी नहीं बनता है। मैंने इस पर आपत्ति भी दिया पुलिस अधीक्षक को कि आप जिसका क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार वाले पदाधिकारी से आप पर्यवेक्षण कराइए, तो उस पर को मौन रख लिया लोग। मैंने थाना अध्यक्ष का जो वीडियो क्लिप था, मैंने उसको भी दिया कि थाना अध्यक्ष स्वयं कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझसे जबरदस्ती से एफआईआर कराया गया है। तो आखिर ये से कौन सा एविडेंस है, कौन सा ऐसा मजाक है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा क्यों और किसके आदेश से किया गया, किसके दबाव में किया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जो छवि थी, मेरी छवि को खराब करने के लिए किया गया, जनता के बीच में मेरी छवि को गलत रूप में पेश करने का प्रयास किया गया। क्योंकि मेरे जैसा काम 28 दिन तक लॉकडाउन में अनगिनत लोगों के पास अन्न को पहुंचाया गया था। यही नहीं, अन्न ही नहीं पहुंचाया था, मैंने वैसे वैसे लोग को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के चिकित्सकों से मिलकर के जो लोग इलाज के लिए मुहताज थे, मैं उन लोगों का इलाज तक करवाया था, जो लोग भटक रहे थे उस परिस्थिति में। उसके बाद ये तो लांछन मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी सारी छवि को धूमिल करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का एक प्रयास किया ऊपर और से। कुत्सित प्रयास में ये लोग सफल नहीं हुए। ये लोग जब एफआईआर हुई, वीडियो सीओ के विरुद्ध में एक प्रक्रिया है कि जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनके विरुद्ध में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ता है। एक तो गलत किया लोग कि बिना विधि सम्मत कार्रवाई के एफआईआर कर दिया। उसके बाद से जो उसमें अभियोजन चलाने के लिए जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ता है गृह विभाग से, तो पुलिस अधीक्षक को भी शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों ने जो प्रोसिक्यूशन भेजा वीडियो सीओ के खिलाफ में, तो उनका विभाग और गृह विभाग और साथ ही साथ विधि विभाग ने लिख दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है और इसलिए इसको खारिज कर दिया जाता है। ये कौन से पुलिस प्रशासन के बड़े लोग थे, यहाँ तक डीजीपी भी अपनी सारी बुद्धि सारी क्षमता लगा दिए थे। और गृह विभाग के अलावा आपको ये विधि विभाग ने ये बात मुहर लगा दिया कि ये मामला अपराध का नहीं बनता है। और मैं अपनी सीना चीन के हनुमान की तरह से अपनी तो साक्ष्य नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो साक्ष्य है मैंने अपने विभागीय कार्रवाई में दिया और साथ ही साथ गृह विभाग को भी दिया। गृह विभाग ने मेरे उस आरोप को खंडित करते हुए गृह विभाग को जो आरोप से संबंधित तो मैंने जो साक्ष्य दिया, गृह विभाग ने उस साक्ष्य को भी माना और उसने विधि विभाग को मेरे पक्ष में लिखा कि इनके विरुद्ध में जो भी अभियोजन के लिए प्रस्ताव दिया गया है उस पर निर्णय लेने के पूर्व इनके द्वारा जो साक्ष्य दिया जा रहा है इस पर भी निर्णय लिया जाए। अब तो इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, लेकिन आज भी जहानाबाद पुलिस जो है मेरे एफआईआर को लेकर के अभी भी गले में लेकर के जमा झुला रही है। अभी तक मैंने तो कोर्ट से भी कई बार कागजात भी निकाला। एक जब्ती सूची इन लोगों ने बनाया, लेकिन वो जब्ती सूची तक उस समय तक तो मैंने पता लगाया था, लगभग साल बीतने वाले थे, जब्ती सूची भी कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी। ये कौन सा इन लोगों द्वारा ऐसा मजाक किया गया। जो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए और इसमें जो जो लोग हैं जिस तरह के इस तरह की घटनाएं की गई है, जो काम किया गया है, इसकी जांच हो। ये नियम को भंग किसने किया है,
कि मैं 28 लगभग 28 दिन तक कितने लोगों को लॉकडाउन से जान बचाने में काम किया है, विधि व्यवस्था को कैसे मैंने नियंत्रित किया है। ये सारे आसपास के जिलों में विधि व्यवस्था को उत्पन्न समस्या उत्पन्न हुई थी उस समय, अन्न के लिए, अनाज के लिए। लेकिन एक अगल बगल का आपको जहानाबाद जिला ही था, तो वहाँ एक आंदोलन नहीं हुआ था। मैं चैलेंज दे करके कहता हूँ कि वहां पर जो गरीब आदमी थे, कहीं किसी के द्वारा ना रोड जाम किया गया, ना हड़ताल धरना प्रदर्शन किया गया, ना अनाज के लिए थाली कटोरा लेकर के बाजा बजाया गया। ये पत्रकारों के लिए और मेरे विरुद्ध में साजिश रचने वालों के लिए बहुत बड़ी एक साजिश को प्रमाणित करता है, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया था। चलिए सर, पटना ब्लास्ट के बारे में आपको क्या क्या कहानी थी? पटना ब्लास्ट, मोदी जी की रैली हुई, पटना में ब्लास्ट हुए, हाँ, ये ये क्या था? लगभग 2014 की घटना है। इसके पूर्व में बोध गया में ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले बोधगया में हो बोध चुका गया था। हो चुका था, और वो बोध गया के में जो ब्लास्ट हुई थी उसका अनुसंधान एनआईए के द्वारा किया जा रहा था। एनआईए। जब सर्वप्रथम बिहार में एनआईए का जो आने का कारण पड़ा, तो एनआईए के द्वारा कांड दर्ज किया गया था बोधगया के ब्लास्ट का। और बोधगया के ब्लास्ट में मेरी डिप्यूटेशन बिहार पुलिस की ओर से एनआईए में कर दी गई। अच्छा, एनआईए में हाँ, चले गए आप। उस समय इकोनॉमिक ऑफेंस आर्थिक अपराध इकाई में प्रतिनियुक्त था, तो मेरी वहाँ प्रतिनियुक्ति हुई। प्रतिनियुक्ति के बाद मैं एनआईए के साथ काम करना शुरू किया। एनआईए में हम लोग बोधगया कांड का उद्भेदन किए, और उसी क्रम में अब अनुसंधान भी चल नहीं रहा था, तब तक ये घटना पटना में मोदी जी की रैली में हो गई। और इस घटना से पूरा पटना ही कौन कहे, पूरे बिहार में बहुत बड़ी दहशत की स्थिति कायम हो गई थी। तुरंत एनआईए के द्वारा इस केस को भी टेकअप कर लिया गया, और टेकअप करने के बाद हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। उस समय विकास वैभव सर आईपीएस जो है, उनको अनुसंधानकर्ता बनाया गया था, उनके साथ हम लोग काम करना शुरू किए। शुरू करने के बाद से बिहार के कई जगहों पर जाना पड़ा। साथ ही साथ अनुसंधान में इस कांड, दोनों कांड का उद्भेदन हुआ, दोनों कांड में चार्जशीट समर्पित किया गया। और बहुत ही चैलेंजिंग यह घटना थी एनआईए के लिए, और एनआईए ने बहुत ही सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन किया, और दोनों कांड में चार्जशीट समर्पित किया गया। अच्छा, वो पकड़ा गए जो हाँ, जिन्होंने जो किया था। अपराधकर्मी सभी थे, सभी अपराधकर्मी को पकड़ा गया। हम ला करके यहाँ, तुम्हें कुछ नाम तो याद नहीं है ना, लेकिन गुलाम हैदर करके एक आतंकवादी था, उसी के द्वारा एक लेटर भी लिखा गया था सबसे बोध गया की जो घटना के बाद से। और धीरे 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 करते जब एनआईए के द्वारा जो साक्ष्य संकलन किया गया, और साक्ष्य संकलन करने के बाद से उसका उद्भेदन किया गया, और उद्भेदन करने के बाद दोनों कांडों में चार्जशीट समर्पित किया गया। और उनका क्या हुआ फिर, जो पकड़े गए थे? उन लोगों की सजा हुई, किसको कितनी सजा हुई स्पष्ट रूप से अभी हमको याद नहीं है, ये बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन सारे अपराधकर्मी लोगों को सजा हुई थी। सबों को सजा हुई। चलिए सर, आपके लाइफ का सबसे बड़ा केस जो आपने कंप्लीट किया था, नवादा विस्फोट केस, वो क्या था सर, थोड़ा बताइएगा। और नवादा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उस केस में मेरे लिए हमारे उस समय के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मेरे जो प्रशंसा और जो अनुशंसा था भेजा जाता है, वो भेजा गया था। सिफारिश की गई थी सिफारिश की गई थी, राष्ट्रपति पुरस्कार के प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन पता नहीं कहाँ और किस स्टेज में जाकर के वो प्रस्ताव आज भी दमित है, दबा हुआ है, ये मुझे पता नहीं है। कारण कि मैं कभी कुछ लोगों के द्वारा जिन जिन कार्यालयों से होकर के उस प्रस्ताव गुजरना पड़ता था, मैं किसी भी तरह के इन किन प्रकिन वाले साधन के को भरोसा नहीं करता हूँ, और मैं किसी भी भ्रष्टाचार से प्रभावित होने का प्रयास लोगों द्वारा किया गया, लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया, स्पष्ट बता दिया कि आप प्रस्ताव को जहाँ रखें, जो करना हो कीजिए, लेकिन मैं किसी भी तरह के आपके
दबाव, प्रेशर या प्रलोभन में आने वाला नहीं हूँ। तो पता नहीं क्यों और कहाँ तक वो प्रस्ताव पहुँचा, कहाँ दब गया है, वो मुझे पता नहीं है। मैं मामला आज क्या था आज सर? भी मामला ये था कि उस घटना में मैं नवादा जिला में अकबरपुर एक थाना है, अकबरपुर। वो भी बहुत ही सेंसिटिव थाना है। उग्रवादी और अपराधी से दोनों से ग्रसित थाना है। जैसा कि मेरे सेवा काल में सब जगह संघर्ष और चैलेंजिंग जगहों पर पदस्थापन की बात थी, तो उसमें एक अकबरपुर ही आता है। वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, उग्रवादियों का बहुत ज़्यादा उसमें तांडव हुआ करता था। उसी क्रम में एक रात्रि में मुझे सूचना मिली कि बिहार में उग्रवादियों के द्वारा बहुत बड़ी घटना की योजना बनाई जा रही है और एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बनाई जा रही है और पूरे बिहार को दहलाने के लिए, सीरियल ब्लास्ट कराने के लिए जो जिलेटिन की ठीक है। जरूरत पड़ती है और उन सब चीज़ों को ब्लास्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। जिलेटिन और डिटोनेटर, फ्यूज वायर, 3 तरह के साधन की चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक ट्रक ये विस्फोटक जो है लगभग 6 टन से ज़्यादा, बरामद किया था आपने। 6 टन से ज़्यादा जिलेटिन रड और 2500-3 हज़ार करीब में वो डेटोनेटर, फ्यूज वायर, साथ साथ 7-8 अपराधकर्मी और उनकी गाड़ी, ट्रक, सारे चीज़ों को मैंने बिना किसी क्षति किए हुए और संघर्ष कोई किए हुए, कैजुअलिटी नहीं। मेरा इतना उस समय बेहतरीन जो मेरा गुप्तचर था, उसके माध्यम से जो व्यवस्था किए थे हम लोग, कैसे ट्रैप किए थे, जाल बिछाए थे। वैसे तो सीआरपीएफ फोर्स भी मेरे साथ ही थी, हमारे पुलिस अधीक्षक उसने बहुत ज़्यादा मदद की। जो ही मुझे जानकारी मिली, उनको मैंने सूचना दिया, उनके द्वारा तुरंत इसकी सूचना उस समय के तत्कालीन एसडीपीओ श्री अजय कुमार जी को दिया। इन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, सहयोग दिया, किया और मैंने जो ट्रैप किया उन लोगों को बहुत ही सुगमता के साथ कर लिया और इसके चलते ये नतीजा ये हुआ कि कोई किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हो पाई। ये मेरे सूझबूझ और मेरे मानसिक व्यवस्था थी, जिसके आधार पर मैंने इतनी बड़ी घटना को रोक दिया। हमारे पुलिस अधीक्षक के द्वारा जब ये केस दर्ज हुआ, सारे सामान बरामदगी हुई, तो उनके द्वारा मेरे लिए गैलेंट्री का प्रस्ताव, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भेजा गया। जो उसमें कि उनके आज द्वारा तक दबा साफ हुआ है। लिखा हुआ है कि यह इतनी बड़ी खेप अभी तक बरामद कभी नहीं हुई थी। पूरे देश में या पूरे बिहार में? बिहार क्या, देश भी कहा जाए कि एक थाने में इस तरह की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी बहुत बड़ी बात थी। और इसमें उन्होंने लिखा था कि ये बरामदगी पूरे हिंदुस्तान में विस्फोटक पदार्थों के साथ जो लेखना की जो संभावना है और जो व्यवस्था है, उसको ये त्रुटि को दर्शाता है और इससे उस सारे ऐसे त्रुटि को उद्भेदन हुआ है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रभावित है कि अगर ये खेप वहाँ इनके हाथों निकल जाता तो ये लोग पूरे बिहार को एक साथ जो विस्फोट किया जाता है, सीरियल बम ब्लास्ट, वो करने में ये लोग सफल हो जाते हैं। तो मैंने इन लोगों के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया था, बहुत ही सफलतापूर्वक गिरफ्तारी भी किया था और सबसे बड़ी बात हुई कि इतनी बड़ी विस्फोटक की बरामदगी के बाद पुलिस मुख्यालय ने उस केस को सीआईडी को अनुसंधान के लिए दे दिया और सीआईडी के द्वारा भी अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के बाद उसे चार्जशीट समर्पित किया गया। अच्छा, ये बहुत विचित्र बात थी। मैं आपको बता दूं कि मैं जब सिवान जिले में, छपरा जिले में बिहार पुलिस छपरा शाखा का एसोसिएशन का जब मैं सचिव बना, तो उस समय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहुत ही सारी ज्यादतियाँ की गई और नतीजा हुआ कि हमारे जो यहाँ तक अध्यक्ष थे, वो भी रिजाइन करके अपने पद को छोड़ करके भाग गए। हमारे अन्य जो पदाधिकारी थे, सभी लोग पद छोड़ करके भाग गए। मैं अकेला सचिव के पद पर वहाँ बना रहा और ये छपरा जिला का नेतृत्व करते रहा। इसी क्रम में मैंने पुलिस अधीक्षक से पुलिसकर्मियों के जो विभिन्न तरह की समस्याएं हुआ करती थी, मैंने उन्हें काफ़ी पत्राचार किया हूँ और पत्राचार करके पुलिस की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। सर आपको इतना अपने हेड्स लोग से झगड़ा क्यों होता था?
झगड़ा तो कोई बात ऐसी झगड़ा की कोई बात नहीं थी, अपने अधिकार की बात थी। आप भी एक पुलिसकर्मी हैं और आप भी सरकार के कर्मी हैं, मैं भी सरकार के कर्मी हूँ, और आप अंतर इतना ही है कि आप उसके ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी हैं, तो आपको निम्न स्तर के जो निम्न आपके नीचे के जो पदाधिकारी हैं उनकी कमियां को देखने का तो आपको चश्मा है, हाँ नजरिया है, लेकिन उनके पास में कोई मूलभूत सुविधा जो पुलिसकर्मी के होनी चाहिए वो आप मूलभूत सुविधा नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक उस समय एक थाने में एक गाड़ी दे दी जाती थी और थाने में गाड़ी दे करके उनसे काम खोजा जाता था कि आप घटनास्थल पर लेट से पहुंचे, आप फलाने मंत्री के एस्कॉर्ट में नहीं गए, आप गश्ती में गए, आप फलाने जगह पर नहीं गए। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो उसके लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय 110 लीटर सभी थानेदारों के गाड़ियों के लिए ईंधन की उपलब्धता निर्धारित की गई थी, 110 कोटा लीटर निर्धारित, डीजल। 110 लीटर डीजल मिलता था। तो मैंने एसपी से पत्रचार किया, यहाँ पे जब तेल का निर्धारण किया, कोटा का निर्धारण किया है, तो ये 110 लीटर से कौन कौन काम होगा इसका भी निर्धारण कर दीजिए। पुलिस को तो एक काम है नहीं, दो भाई आपस में मार पीट करके लड़ाई झगड़ा करके आ गए, पड़ोसी लड़ाई करके आ गए, उसकी आवेदन दी है, उसकी इंक्वायरी करनी है। नली गली का लड़ाई झगड़ा, उसकी इंक्वायरी करनी है। कहीं कोई घटना एक्सीडेंट हो गया, वहां जाना है। लूट डकैती हो गई, वहां जाना है। मर्डर हो गया, वहां जाना है। ऐसी ड्यूटी की कोई सीमा नहीं है, ड्यूटी का कोई निर्धारण नहीं है, और तेल डीजल का मिल रहा है निर्धारण है, 110 लीटर। तो वो कैसे संभव है। हाँ। तो मेरे इस प्रस्ताव को पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वीकार किया गया। उन्होंने मुख्यालय से पत्राचार किया। अब पत्राचार के बाद मैं तो समझता हूँ केवल मेरा ही जिला नहीं, वो कोटा जो बढ़ा पूरे बिहार भर के लिए कोटा बढ़ गया। अच्छा, पूरे बिहार में लागू हुआ। हाँ, पूरे बिहार में लागू हुआ। इस तरह से मैंने पुलिसकर्मियों के असुविधा के लिए जो भी समस्याएं हक के होती लिए थी, लड़ाई की। हक के लिए लड़ाई करते थे। यहाँ तक मैं तो कोर्ट से भी पत्राचार करता था। कोर्ट में भी जो पुलिसकर्मियों को आए दिन जो समस्याएं हुआ करती थी, मैं उन्हें तार्किक ढंग से उठाता था, साक्ष्य के साथ उठाता था। तो उन इसलिए सब पूरा चीजों हो पर जाएगा मेरे आपका। जो द्वारा जो समस्याओं का उठाया जाता था उसका समाधान भी किया जाता था। पहले पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेरे साथ में, मैं जब एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहा था उस क्रम में पुलिस अधीक्षक को कुछ लोगों द्वारा ये सलाह दिया गया कि इनको पुलिस लाइन में मत रखिए, पुलिस लाइन में रखिए गए तो ये अपना काम करते रहेंगे, इस तरह से परेशानी आपको होती रहेगी। तो उनके द्वारा मेरा पदस्थापन पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष, छपरा जिला एक पानापुर थाना है जो बहुत ही अपराधग्रसित थाना है, वहां पर किया गया। एक मुझे प्रलोभन दिया गया थाना अध्यक्ष बना करके, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं पुलिस कर्मियों का संघ का नेता हूँ और मेरा काम अपने संघ के सदस्यों का कल्याण करना है। मैं थाना अध्यक्ष के रूप में काम कर रहूंगा तो मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगा, उनका कल्याण नहीं कर, मैं नहीं गया। एसपी के द्वारा मेरे विरुद्ध में जबरदस्ती ज्यादती की गई कि मैं एसपी हूँ, आपको मेरे आदेश का पालन करना, आपको जाना होगा। मैंने साफ उनसे इनकार कर दिया और जब ज्यादा दबाव बनाया तो पुनः हाईकोर्ट में रिट कर दिया और हाईकोर्ट में रिट होने के बाद वो आदेश जो है फिर निरस्त हुआ। अब मैं छपरा जिला में अपना बना रहा, वहीं पर बने रहे, वहीं कार्यरत रहे। कार्यरत है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लजविंदर सिंह भट्टी या गुप्तेश्वर पांडे? मैंने डीजीपी के कार्यकाल के बारे में हाँ, जानना आपका चाहते हैं। निजी जिसका प्रशंसक रहे हो। वैसे तो देखिए, राजविंदर जी भट्टी साहब से मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जिसे मैं नथोना थाने में मेरी पदस्थापन हुई थी, वो पुलिस अधीक्षक गोपालगंज थे। गोपालगंज के थे लजविंदर सिंह भट्टी राजविंदर साहब। जी भट्टी जी तो अपराध नियंत्रण में उनकी कितनी कार्य क्षमता है इसका बखान नहीं किया जा सकता है। उनका जो कार्य करने का जो तरीका है, अपराध कर्मियों पर भारी पड़ने का जो क्षमता है, वो अद्भुत है। मैं उसे सलाम करता हूँ क्योंकि मैंने उनके कार्यकाल को देखा हूँ और साथ ही साथ वो पुलिस अपने पदाधिकारियों के प्रति, कर्मियों के प्रति कितने लॉयल हैं, उनके जनहित के लिए बहुत ही सजग होकर के और हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक आपका कहना गुप्तेश्वर पांडे जी का, उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे जानकारी के अनुसार उनके द्वारा जहाँ जहाँ रहे हैं अपराध के क्षेत्र में, अपराध नियंत्रण में, तो उम्दे किस्म का काम किए हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी मुझे जानकारी है कि बहुत से परिवार त्रस्त हुए हैं उनके कार्यकाल में। उनके कार्यकाल में, और उनके द्वारा जो पुलिस कर्मियों पर, पुलिस पदाधिकारियों पर जो कार्रवाई की गई, बहुत से ऐसे काम किए गए जो मेरे समझ से उचित नहीं है, वो नहीं सर होना चाहिए था। कुछ कहानी जो हम लोग के साथ सर शेयर करना चाहते हो ये तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों से ये अनुरोध करूंगा कि अपना कार्य जो है किसी भी हालत में या किसी के दबाव में आकर के, पढ़ करके अपने कर्तव्य से भटकना नहीं चाहिए। चाहे दबाव या प्रलोभन किसी भी तरह का हो, आप पर जो आपके क्षेत्र की जो जनता है बहुत ही उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई रहती है। आपने जो वर्दी पहनने के पहले जो शपथ लिया है कि मैं अपने जान की बाजी लगा करके अपने जनता के लिए, जनता के हित के लिए कार्य करूंगा, कल्याण करूंगा, तो उसका निर्वहन करना चाहिए। हमारे रास्ते ऐसे हैं कि इस समाज के कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारे काम से प्रभावित नहीं है, अछूता है। हम सारे, वैसे तो बिहार के बहुत से विभाग हैं, सारे विभाग के अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, वैसे एक विभाग मेरा पुलिस विभाग भी है, लेकिन सबसे बड़ी अंतर ये है कि सारे विभाग जो हैं, सारे विभाग के पदाधिकारी अपने अपने विभाग को देखते हैं, अपने विभाग का काम करते हैं, लेकिन एक हमारा पुलिस विभाग ही है जो सारे विभाग से संबंधित काम को देखता है। हाँ। और यह विभाग के सरकारी कामों के लिए देखता है, साथ ही साथ जनता के, उनके इज्जत की रक्षा, उनके आबरू की रक्षा, उनकी जान की रक्षा, उनके धन संपत्ति की रक्षा, विधि व्यवस्था बनाना, सारे चीजों की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों के ऊपर में है। इसलिए पुलिसकर्मी को इस जिम्मेदारी से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। चाहे इसके लिए जो भी दबाव पड़े, उसे दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी इस तरह की परिस्थिति को फेस नहीं किया। भले ही मेरे जो भी ज्यादती मेरे साथ विभाग के द्वारा किया गया हो या नेताओं के द्वारा किया गया हो, मैं उससे कभी प्रभावित नहीं हुआ और मैं उसे कभी स्वीकार नहीं किया। मैं अपना काम अपने ही तरीके से करता गया, और यहाँ तक मुझे हर जिले में, हर काम में मुझे सफलता मिली। चाहे मेरे बॉस ही मुझसे नाखुश रहे हों या कोई राजनेता नाखुश रहे हों, लेकिन मेरी सारी जनता मेरे साथ खुश रहा करती थी। चाहे उसके लिए जो कुछ ही रहे, मैं जनता के पक्ष में रहता था। मैं सिवान से शुरू किया अपनी सेवा, वहाँ से लेकर के अपने सारे विभिन्न जिलाओं में रहने के क्रम में, विभिन्न थानाओं में रहने के क्रम में मैंने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। जहानाबाद में जो भी घटनाएं हुई, जो मछली पार्टी के आयोजन का ये भ्रामक रूप लोगों के द्वारा बनाया गया और लोगों के द्वारा पेश किया गया, इसका नतीजा है कि आज भी जहानाबाद पुलिस एफआईआर तो की, लेकिन आगे कार्रवाई करने में उनके साथ बहुत ही परेशानी हो रही है। इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपने कर्तव्य से न भटकें, अपने कर्तव्य के मुताबिक अपने काम को करें। बाकी तो हवाएं जिस तरह से आंधी तूफान आते जाते रहते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन चट्टान को हिलना नहीं है, चट्टान यथावत ही रहता है। चलिए, ये रहा सर का संदेश नौजवानों के लिए। तब सर, बात करके तो बहुत सारी कहानी सुनी, बहुत सारे नए नए पुराने पुराने कहानी जो कि हम लोगों ने नहीं सुना था, आपके मुंह से सुना, बहुत अच्छा लगा। सर, अब ये जानना है कि आप पुलिस में रहकर, डीएसपी रहकर राजनीति में आने का कैसे आपने सोचा? ये तो आपका बहुत ही सवाल उम्दा किस्म का है। देखिए, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि पुलिस विभाग को अपने कार्य का अनुभव तो होता ही होता है, साथ ही साथ समाज का कोई भी ऐसा बात नहीं है जिसका अनुभव नहीं होता है। समाज में जो भी अच्छी बातें हों, खराब बातें हों, गंदी बातें हों, साहसिक बातें हों, सब चीज़ों का अनुभव पुलिस विभाग में होता है। यहाँ तक कि बाप बेटे के बीच में क्या परिस्थिति चल रही है, पति पत्नी के बीच में क्या परिस्थिति चल रही है, आस पड़ोस के बीच में क्या परिस्थिति चल रही है, सरकार और लोगों के बीच में क्या परिस्थिति चल रही है, सबका सामना करना पड़ता है पुलिस को। और सारे चीज़ों से संबंधित शिकायतें पुलिस विभाग के पास में आती है और पुलिस विभाग उसको देखते हैं, उसको हैंडल करते हैं। इसलिए इसका अनुभव मुझे है
और इस अनुभव के साथ साथ मैंने अपने मन के भीतर में मानवता को जो जगाया और मेरे भीतर की जो ह्यूमैनिटी जगी और लोगों के साथ लोग काम करना जो मैंने प्रारंभ किया, ये सर्वप्रथम ये मगध क्षेत्र में आने के बाद मैं 100% लोगों के हित के लिए काम करना शुरू किया और मानवता के लिए काम करना शुरू किया। उसमें एक कार्यक्रम नहीं, दर्जनों कार्यक्रम हैं जो जनहित में किए गए हैं। चाहे मैं नवादा में रहूं या छपरा में रहूं, विभिन्न तरह के अरवल जिला में रहे, जहानाबाद जिला में रहे, सारे जिलाओं में रह करके लोक कल्याण के लिए मैंने कार्य किया, जिसमें वो रजाई वितरण का काम हो, उनके राशन भूख को बांटने का हो। दूर करने का काम हो, बाढ़ में काम हो, ठंडी के काम हो, किसी आपदा विपदा का काम हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए शिक्षा का काम हो, गरीबों के लिए उनके गरीबी को दूर करने के लिए काम हो। मैं तो महसूस करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत से ऐसे कामों को मैंने किया है और लोगों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम को चलाया हूँ जो उनका स्वास्थ्य पर भी बहुत ही सीधा प्रभाव डाला है। अच्छा, इस तरह के मैं सामाजिक कार्य शुरू से करते चला आ रहा था। उसी क्रम में मैं महसूस करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद समाज को जैसी अभी जरूरत है। परिस्थितियां है, ये तब भी संभव है कि जब आपको स्वतंत्र रूप से आपको अधिकार मिले। तो इसका समाज के एक लिए कुछ करने प्लेटफॉर्म के जो लिए। है, मैं पाता हूँ कि नेतागिरी ही ऐसा चीज है, नेताओं के पास में ही ऐसा साधन है सरकार के माध्यम से, चाहे वो छोटे नेता हों, छोटे स्तर के प्रखंड स्तर के नेता रहें, जिला स्तर के नेता रहें, लोकसभा के नेता रहें, विधानसभा के नेता रहें, ये नेता ही जो ऐसे हैं, एमएलए एमपी ऐसे हैं, उनको पास सरकार की ओर से पर्याप्त साधन दिया जाता है, संसाधन दिया जाता है जो इस काम को कर सकते हैं। तो मैं अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कि मैं गरीबों को मदद कर सकूं, गरीबों का उत्थान कर सकूं, बच्चों को शिक्षित कर सकूं, कोई भी ऐसा काम नहीं रहे कि जिसके लिए आदमी त्रस्त रहे, उसको दूर करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि नेतागिरी ही ऐसा चीज है कि राजनीति में जाने के बाद मैं लोग ही नहीं, खास करके मैं अपने विभाग में मैं जो अपनी दुर्व्यवस्था को देख रहा हूँ, अपने विभाग के सिपाहियों की जो दुर्दशा देख रहा हूँ, हवलदार की दुर्दशा देख रहा हूँ, नीचे कर्मियों के पदाधिकारियों की दुर्दशा देख रहा हूँ, उसको भी दूर करने का मैं प्रयास करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे भौतिक रूप से विभाग के जो अनुभव थे ही थे, साथ ही साथ जब मेरी अंतिम पदस्थापन जो बिशप में चल रही है, मैं बिशप में देख करके जो व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ कि कैसे लोग इस तरह से काम करते हैं, कैसे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, तो मुझे एक कविता याद आ रही है कि इसमें कहा गया है कि ऊपर वाले ही पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। कि जो सरकार के द्वारा साधन संसाधन मुहैया की जाती है कर्मचारियों के लिए, सिपाही हवलदार के लिए, पदाधिकारी के लिए, उन संसाधनों का उपयोग हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ें, सभी बातें मेरे दिमाग में है। मैं वक्त आने पर उचित प्लेटफॉर्म पर इन बातों को रखूंगा और पुरजोर तरीके से प्रस्तुत करूंगा कि हमारे जो पदाधिकारी, कर्मी, चौकीदार, हवलदार, सिपाही जो इन छोटी छोटी बातों को लेकर के सताए जाते हैं, दंडित किए जाते हैं, ये परंपरा को रोकी जाए। जी, चलिए, तो जैसा आप लोगों ने देखा, ये थे प्रभात भूषण श्रीवास्तव। धन्यवाद सर, यहाँ आने धन्यवाद। के लिए, हमारे नए चैनल के नए शुरुआत देने के लिए। शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। आप भी जिस पद पे निकले हैं उसमें अच्छे से अपने क्षेत्र का ख्याल रखें, क्षेत्र के जितने समाज वर्ग में सहायता करें सबको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। मेरी शुभकामना रहेगी आपके चैनल के लिए कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन इसी गति से आगे की ओर बढ़ता जाए और जी आप लोग सभी, आपकी टीम के साथ को भी मैं बधाई देता हूँ कि आपकी पूरी टीम दिन दुनी रात चौगुनी आगे की ओर बढ़ती जाए और समाज में आप लोग का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन रहे। और साथ ही साथ आप लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा कि आपकी न्यूज इस लायक रहे कि हकीकत से कहीं परे हटने की बारी नहीं है। जो हकीकत है वो समाज में, सोसाइटी के बीच में, जैसे आप सोसाइटी के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आप अपने दमखम के साथ चौथे स्तंभ के रूप में बने रहेंगे और किसी भी तरह का अदरवाइज प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और कभी भी सत्य को छुपाने का प्रयास नहीं करेंगे। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद। सर जी।